गणित का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2025 की सिफारिशों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए। बच्चों को उन्नत गणित के लिए तैयार करके बच्चों के रोज़मर्रा के अनुभवों से संबंधित कराकर प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करके गणितीय अवधारणा में कठोरता प्रदान करके। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए? बच्चों के रोज़मर्रा के अनुभव से संबंधित कराकर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या गिवन है? यदि x की वैल्यू हमको ये गिवन है, y की वैल्यू ये गिवन है, तो हमको क्या निकालना है? y माइनस एक्स निकालना है। तो हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे -23 गिवन है, यहाँ पे 22 गिवन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ऐसे ही -23 + 22 -1 हो जाएगा। ऐसे कितने पद हैं? 40 पद हैं। तो -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -20 आ जाएगी। सिमिलरली क्या हो जाएगा? y के केस में 11 + -10 है, तो 11 -10 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 1 मिल जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही दूसरे वाले में से 11 - 10 करेंगे, 1 मिल जाएगा। टोटल कितने पद हैं? 20 पद हैं। तो y की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी? 10 मिल जाएगी। हमको निकालना क्या है? y माइनस एक्स निकालना है। y की वैल्यू हमको 10 गिवन है, x की वैल्यू हमको -20 गिवन है। अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 30। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम संसाधन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? टाइल्स, जियोबोर्ड, जियोजेब्रा या टेलर का अबेकस। तो जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए हम किसका यूज़ नहीं कर सकते? वो जियोजेब्रा का यूज़ नहीं कर सकते। ये एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस बालक को जो संख्याओं को गलत पढ़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अयोग्यता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गणन दोष या डिसकैलकुलिया, इसमें डिसेबिलिटी आ जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10:25 घड़ी की सुइयों के बीच जो वृहत कोण है, या वृहत कोण होगा या अधिवृहत कोण का मतलब बड़ा कोण या अधिक कोण कौन सा आएगा? तो जैसे हम देखते हैं घड़ी में, ये 12 बजे वाली सुई हो जाएगी, ये 6 o'clock वाली, ये 9, ये 3 वाली हो जाएगी, ये 10, 11, 7, 8, 1, 2, 4, 5। तो हमको क्या देखना है इसमें? 10:25 में कितना एंगल बनेगा? तो 10:25 में घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी और मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी। तो हमको पता है कि 5 मिनट में मिनट वाली सुई 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो कितने मिनट हैं इसमें? तो 30 मिनट हैं इसमें। तो 30 मिनट में कितना एंगल बन जाएगा? 6 × 30 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा। यहाँ तक का हमने एंगल निकाल दिया है। अब बचा है घंटे वाली सुई का एंगल। घंटे वाली सुई कितना बचा है उसका? इतना डिस्टेंस बचा है। इतना डिस्टेंस के लिए कितना मिनट बचे हैं उसको? 35 मिनट बचे हैं।
इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो घंटे वाली सुई क्या होता है, 1 मिनट में, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है। तो 35 मिनट में कितना हो जाएगा, 17.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर हम 80 में 180 में 17.5 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 197.5 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का हो, अन्य दो कोण के समद्विभाजक के बीच कितना कोण बनेगा। तो हमको क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है, उसमें एक कोण हमको कितना गिवन है, 130 डिग्री गिवन है, और उसके जो अन्य दो कोण हैं उसमें एक समद्विभाजक, उनमें हमने क्या ड्रॉ किया है, समद्विभाजक ड्रॉ किया है। तो समद्विभाजक के बीच का एंगल हमको ये फाइंड करना है, x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अगर यह 130 डिग्री है तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास टोटल 50 हो जाएगा, तभी तो 180 डिग्री बनेगा। तो 50 भी दो भागों में बढ़ जाएगा, 25 यहाँ आएगा, 25 यहाँ आएगा, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब हमने ये इस एंगल से बाइसेक्टर या समद्विभाजक ड्रॉ किया है। अगर ये पूरा 25 है तो ये कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा अंदर वाला एंगल, ये वाला एंगल भी 25/2 हो जाएगा। और हमको ये x वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कितना डिग्री का एंगल बनता है ट्रायंगल में, 180 का, और दो एंगल हमको पता है 25/2 और 25/2। तो कितना हो जाएगा ये 50/2 कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो अगर हम 180 में से 25 माइनस करेंगे तो 155, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले हम RHS वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले हम जो सबसे डिनोमिनेटर में या सबसे हर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम सी हो जाएगा। तो सी एलसीएम हो जाएगा, तो सी को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सी को अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इंटू बी आ जाएगा +1, और जो सी है वो अंश में चले जाएगा सी। तो फर्स्ट वैल्यू तो हमको ये मिल जाएगी। फिर और दोबारा अगर हम इसमें एलसीएम लेंगे, अगर इसमें दोबारा एलसीएम लेंगे तो सी बी +1 किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर सी बी +1 को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी प्लस ए मिल जाएगा, प्लस सी पहले से था, और जो हर में वैल्यू होगी वो अंश में चली जाएगी हमारी, सी बी +1 आ गया। अब आगे देखते हैं हम, इसकी वैल्यू हमको कितना गिवन है, 37/13 गिवन है। अगर 2 को हम इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यह 37/13 -2 इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारा, सी बी +1 अपॉन ए बी सी प्लस ए प्लस सी, ये बन जाएगा। अगर हम इससे इसको माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे, 13 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाएगा। 26 को अगर हम 37 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/13 आ जाएगा, इक्वल टू सी बी +1 अपॉन ए बी सी प्लस ए प्लस बी। अब हमको इसमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि राइट आंसर क्या है।
तो सी बी प्लस 1 करके कितना आना चाहिए हमको, हमारा कितना 11 आना चाहिए। तो सी बी, तो 11 कब आएगा, ये बी और सी की वैल्यू ये है हमारे पास। तो अगर हम बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे भी 15 आ रहा है, आना कितना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड केस में 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 प्लस 1 करेंगे तो 11। इस केस में 11 आ रहा है, इस केस में भी 11 आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड गलत हो गया, थर्ड और फोर्थ में से आंसर सही होगा। अब हम हर वाली वैल्यू को देखते हैं, हर में 13 आ रहा है, तो 13 कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। तो अगर हम ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ए बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आना, कितना है टोटल जोड़ के 13 आना है। तो ए और सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अब जोड़ के 3 आनी चाहिए। तो ए और सी की वैल्यू जोड़ के किस में आ रही है, 3, सी वाले में 3 आ रही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 216 मीटर क्यूब आयतन वाले एक घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन फिट कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले बड़े जो घन है, जो बड़ा क्यूब है, जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। हमको वॉल्यूम गिवन है क्यूबॉइड का 216 गिवन है। अब ये मीटर में गिवन है और ये सेंटीमीटर में। तो अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्यूब है, क्यूब को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो पावर 3 आ जाएगी यहाँ पर, अपॉन हमको यहाँ पे जो क्यूब है उसकी साइड गिवन है 6। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, ए क्यूब या साइड क्यूब। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 आ जाएगा। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आता है, 216 आता है या 216 आता है। तो एक बार कट गया, तो राइट आंसर इसका कितना आ गया, 100 की पावर 3 या 10 की पावर 6, एक ही बात है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अर्थपूर्ण सीखने का सिद्धांत नहीं है। उपयोगिता का सिद्धांत, रटकर सीखने का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, मानसिक शक्तियों के उचित उपयोग का सिद्धांत। तो गणित के अर्थपूर्ण सीखने का सिद्धांत कौन सा नहीं है, रटकर सीखने का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होते हैं, जिनमें ऐसी अभाज्य संख्याएं या ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच दो का अंतर हो, 2 या 2 से कम। तो 2 या 2 से कम का अंतर ऐसी अभाज्य संख्या है। 15 क्या है, भाज्य संख्या, ये गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। दोनों अभाज्य संख्या हैं, दोनों के बीच 2 का अंतर है। इसमें 33 क्या है, भाज्य संख्या हो गया है, ये गलत हो जाएगा। इनमें कितने का, 10 का अंतर हो गया, तो ये गलत हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई स्थिति में पिछली सीखी गई सामग्री का उपयोग करना क्या कहलाता है। समझ, अनुप्रयोग, ज्ञान या विश्लेषण। तो नई स्थिति में पिछली सीखी हुई सामग्री का उपयोग करना क्या कहलाता है, अनुप्रयोग या एप्लीकेशन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम
इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 की पावर 71 तीनों में कॉमन आ जाएगा, तो उसको कॉमन ले लेते हैं हम। बचेगा क्या अंदर, 1 बच जाएगा, इसमें दूसरे में 5 बच जाएगा, तीसरे में 5 का स्क्वायर बच जाएगा। तो 5 की पावर 71 ऐसे आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 31 आ जाएगा। अब 31 में इन चारों में से कौन डिवाइड होता है वो देखेंगे। 30 नहीं होगा डिवाइड, 160 भी नहीं होगा 31 से डिवाइड, 150 भी नहीं होगा। बचा क्या, 155 31 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x की वैल्यू हमको ये गिवन है, y की वैल्यू ये गिवन है, तो हमको क्या निकालना है, x माइनस वाई निकालना है। तो हमको x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट में x को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, -1 की पावर 1 है तो -1 आ जाएगा। फिर क्या है, अगर अगला प्लस -1 का स्क्वायर 1 आ जाता है। ऐसे थर्ड में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फोर्थ वाले में +1 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे सभी वैल्यू में करते जाएंगे, लास्ट वैल्यू बचेगी, यही वैल्यू बचेगी, -1 की पावर 2009। का मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमारे पास -1 मिल जाएगा। अब y में देखते हैं हम, y में क्या मिल जाएगा, फर्स्ट हमको -1 की पावर 1 है तो -1 मिल जाएगा। दूसरे केस में भी कितना, -1 की पावर -1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, लेकिन एक साइन माइनस का बाहर से है तो ये -1। फिर थर्ड में फिर और -1 हो जाएगा, फोर्थ में -1 हो जाएगा। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं ये, 2009 है। तो -1 की संख्या भी कितनी आएगी, 2009 आएगी। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -2009 आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, x की वैल्यू -1 है, माइनस करना है, y की वैल्यू कितना है, 2009। तो कितना आ जाएगा, अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक तार को कुछ छोटे टुकड़ों में काटा गया है। प्रत्येक छोटे टुकड़े को एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में मोड़ा जाता है। यदि सभी छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, जो 3 सेंटीमीटर वाले वर्ग हैं, 3 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, 3 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग हो गया। ये कितने वर्ग हैं, टोटल n वर्ग हैं, और उनका टोटल क्षेत्रफल कितना आ रहा है, हमको गिवन है सभी छोटे वर्गों का क्षेत्रफल 108 है। तो n की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, 108/9 कितना हो जाएगा ये, मतलब इसका मतलब जो छोटे वर्गों की संख्या या स्क्वायर हैं वो कितने हैं, टोटल 12 स्क्वायर हैं। तो हमको क्या निकालना है, इसमें तार की वास्तविक लंबाई निकालनी है। अगर एक वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, परिमाप मतलब एक वर्ग में कितना तार लग रहा है, 4 गुणा भुजा, 12 सेंटीमीटर लग रहा है एक वर्ग में। तो टोटल कितने वर्ग हैं हमारे पास, 12 हैं। तो 12 × 12 कितना हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका आधार 5,400 मीटर की ऊंचाई पर है, जहाँ यहाँ तापमान 1 डिग्री प्रति 100 मीटर की दर से गिरता है। आधार का तापमान मतलब 5400, आधार का तापमान कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 5400 मीटर की ऊंचाई पर कितना तापमान है, -5 डिग्री सेल्सियस। तो हमको बताना है कि 8,850 मीटर की ऊंचाई पर कितना तापमान होगा। तो चलिए पहले हम ऊंचाई में कितना अंतर आ रहा है वो निकालते हैं।
तो दोनों को माइनस कर देंगे। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करके आ जा रहा है 3450 ऊंचाई का डिफरेंस आ रहा है। अब हमको पता है 100 मीटर में 1 डिग्री बढ़ रहा है। 100 मीटर ऊंचाई में कितना बढ़ रहा है, 1 डिग्री गिरता है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो इतने मीटर में कितना गिर जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे हम। तो मतलब कितना 34.5 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा किसमें, इसमें। तो अगर हम -5 को इसमें ऐड कर देंगे, बेस में -5 है, अगर इसको इसमें ऐड करेंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा 34 में 5 ऐड करेंगे तो -39.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 लोगों की एक पार्टी रेस्टोरेंट में गई। उन्होंने प्रत्येक के लिए 36.6 रुपये का भोजन ऑर्डर किया, लेकिन उनमें से 5 लोग पैसे लाना भूल गए। तो बिल चुकाने के लिए 15 लोगों ने कितना अधिक भुगतान करना पड़ा। तो अगर एक आदमी इतना रुपया खर्च कर रहा है तो 20 आदमियों पर कितना खर्च होता, तो 20 आदमियों पर इतना खर्च होगा। $732। लेकिन ये खर्च कितने लोग कर रहे हैं, 15 लोग कर रहे हैं, 20 की जगह 15। तो अगर 15 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना रुपया खर्च कर रहे हैं। खर्च कितना करना था, 36 पॉइंट, खर्च कितना करना था 36.6। तो कितना अधिक करना पड़ा, इनको माइनस करेंगे तो हम 12.2। ऑप्शन ए, इतना अधिक खर्च करना पड़ेगा इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 1948 को रोमन अंकों में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं इसको। पहले 10 तक तो हमको पता है, 10 को हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। फिर उसके बाद याद रखना LCD किससे ख़रीदा है, M से ख़रीदा है। तो L को हम क्या बोलते हैं, 50, C को 100, D को 500 और 1000 को हम M से डिनोट करते हैं। LCDM याद रखना। अगर 500 आया, 5000 आया तो उसको V के ऊपर बार आ जाएगा। अगर 10,000 आया तो उसको X के ऊपर बार आ जाएगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमने क्या बनाना है, इसको 1900 बनाना है। अगर एक M का यूज किया तो हमने 1000 बना लिया। दूसरा M यूज किया हमने तो ये 2000 बन गया। लेकिन हमको बनाना कितना है, 1948 बनाना है। तो हमको इसमें से कितना माइनस करना है, 100 माइनस करना है। तो 100 माइनस करने के लिए हम उसको लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। तो 100 को हम C से डिनोट करते हैं। तो ये कितना बन गया है हमारा, 1900 बन गया है। 1900 बन गया है ये। अब 1900 बन गया है। अब हम इसको कितना बनाएंगे, L का यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50। तो ये कितना बन गया है, 1950 बन गया है। लेकिन हमको 1948 चाहिए। तो 50 से हम अगर 50 के लेफ़्ट साइड में अगर X का यूज करेंगे तो ये 40 बन गया है। 40 में अगर V का यूज करेंगे 45 बन जाएगा। उसमें 3 का यूज करेंगे तो 48 बन जाएगा। तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, MCMXL V555। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
सीखने के अनुभव प्रदान करते समय उद्देश्यों के स्पष्टीकरण एवं सीखने के अनुभव प्रदान करने के पश्चात या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कब मूल्यांकन करना चाहिए गणित शिक्षण में? उद्देश्यों के स्पष्टीकरण एवं सीखने के अनुभव प्रदान करने के पश्चात, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, समअष्टभुज में समरूपता कितनी है या सिमेट्री कितनी होंगी? सिमेट्री का मतलब है हम इस जो ये डायग्राम है इसको दो इक्वल पार्ट में कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट, दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं, तीसरा ऐसे भी कर सकते हैं, चौथा ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 1 2, ये तो अब गलत हो गई, बचा क्या डी बचा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या वह छोटी से छोटी भिन्न जोड़ें कि परिणाम पूर्ण पूर्णांक बन जाए या रिजल्ट क्या मिल जाए, इंटीजर मिले। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस ये वाला 1 ऐड हो जाएगा, तो 4/3। और इसमें कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, डिवाइडेड 10/9 आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो बचा होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो अगर उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, हर वाला वैल्यू अंश में चले जाता है, अंश वाला हर में चले जाता है। तो ये कितना आ गया, 8/9 आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, 9/10 हो जाएगा, तो 9 से 9 कट जाएगा। कितना आ गया, ये हमारे पास 8/10 आ गया। अब तो हमको क्या चेक करना है कि हम छोटी से छोटी भिन्न संख्या क्या जोड़ें। तो सबसे छोटी इसमें 1/5 है, तो पहले हम 1/5 को जोड़ के चेक करेंगे इसमें कि कितना आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें पहले एलसीएम लेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 10/10, इंटीजर आ रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः x सेंटीमीटर तथा 2x + 1 सेंटीमीटर हैं तथा उनके परिमापों का योग 100 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या निकालना है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको परिमाप गिवन है, तो छोटे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 × x, या 4 × साइड होता है, प्लस बड़े वर्ग का परिमाप 4 × 2x + 1 इक्वल टू हमको कितना गिवन है, 100 गिवन है। अगर सॉल्व करेंगे इसको, 12x + 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 96 आ जाएगा। 96 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, x की वैल्यू 8 है। हमको क्या निकालना है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, बड़े वर्ग की साइड कितनी हो जाएगी, 2 × 8 + 1, तो कितना हो जाएगा ये 17। तो अगर हमको एरिया निकालना है तो 17 × 17 कितना होता है, 289, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉक्स में क्या आएगा। तो हमको दिख रहा है इसमें 87 में 2 जुड़ के 89 आ रहा है, 89 में 2 जुड़ के 91 आ रहा है। तो सिमिलरली 79 में 2 ऐड करेंगे तो 81 आएगा, 81 में 2 ऐड करेंगे तो 83 आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a³ की वैल्यू हमको गिवन है, 3³ की वैल्यू गिवन है, 4³ की वैल्यू गिवन है, तो a + b + c बताइए। तो a³ इक्वल टू हमको कितना गिवन है, 1 + 7 कितना होता है, 8। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा ए इक्वल टू, और 3 क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब कितना होता है 27 होता है। 27 इक्वल टू हमको कितना गिवन है 1 + 7 + b। 1 + 7 कितना हो जाएगा 8 + b, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 19 आ जाएगा। ऐसे ही 4 क्यूब इक्वल टू कितना होता है 64 इक्वल टू हमको कितना गिवन है 7 और 1 8 + c गिवन है। तो c इक्वल टू हमको कितना गिवन है 56 गिवन है। तो हमको a + b तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56 में 19 जोड़ेंगे तो 75, 75 में 2 जोड़ेंगे तो 77। ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निदान का कार्य क्या है। वर्गीकरण, सीखने की कमजोरी पहचानना, व्युत्पत्ति फलन या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो डायग्नोसिस करते हैं हम उसका क्या हो जाएगा कार्य, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं गणित में गणना कौशल को बढ़ाया जा सकता है। तो कैसे बढ़ाया जा सकता है, केवल वैचारिक ज्ञान देकर, केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके, कक्षा में हाथों की गतिविधियों को करके, बहुत सारे अभ्यासों के बाद, संप्रत्ययों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करके। तो गणना कौशल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन डी बहुत सारे अभ्यासों के बाद संप्रत्ययों और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करके। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 संख्याओं का माध्य 0 है। अगर इसमें हम 72 और -12 को शामिल कर दें तो नया माध्य कितना हो जाएगा। तो 10 संख्याओं का माध्य तो हमारा कितना है 0 है। अगर हमने उसमें 72 और -12 को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, नंबर कितने हो जाएंगे यहाँ पे, पहले 10 संख्याएं थी अब 2 और जुड़ गए हैं तो जो टोटल 12 संख्याएं हर में आ जाएंगे, और ऊपर 0 था पहले से प्लस ये 2 अलग से जुड़ गए तो कितना आ जाएगा 60/12, 12 पंचे 60। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्राथमिक स्तर पर संख्याएं पढ़ाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संख्याओं को सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संख्याओं की सहज समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। संख्याओं को क्रम से लिखना सिखाना जाना चाहिए। संख्याओं को क्रम से लिखना सिखाया जाना चाहिए। संख्याओं को अंक के रूप में लिखना गिनती से पहले होना चाहिए। संख्याओं की क्रम और प्रासंगिकता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर जो संख्याएं पढ़ाने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, संख्याओं की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और संख्याओं की क्रम और प्रासंगिकता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमको एक पाई चार्ट गिवन है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, गेहूं के उत्पादन के लिए केंद्रीय कोण कितना होगा। हमको पता है कि एक सर्कल में कितना डिग्री बनता है 360 ही बनता है। तो गेहूं कितना प्रतिशत है हमारे पास 30% है। तो 360 का 30% कितना हो जाएगा 36 × 3 कितना होता है 108 होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाई चार्ट के अनुसार गेहूं और चावल के कुल उत्पादन का सब्जी और दाल के कुल उत्पादन का अनुपात कितना है। तो हमारे पास गेहूं और चावल कितना है 40 + 30 कितना है 70 है, और सब्जी और दाल कितना है 30 है।
तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, और 7:3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कृषि फार्म में चावल, गेहूँ, दाल, सब्जी का कुल उत्पादन 50,000 किलोग्राम हुआ तो चावल का कुल उत्पादन कितना हुआ। तो चावल कितना हुआ है हमारे पास 40%। चावल कितना हुआ है हमारे पास 40%, तो कितना हो जाएगा, 5 चक्कू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे निकलेगा ये, 50,000 का 40%, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पर्यावरण का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस लवण की उपस्थिति के कारण होता है। कार्बोनेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज़ या रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, एग्रेस्टोलॉजी अध्ययन है पौधों का, कृषि का, शैवाल का, घास का। तो एग्रेस्टोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है, ऑप्शन डी, घास का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाली देवी पवित्र उपवन उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग में हरियाली देवी पवित्र उपवन स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल या महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन ए, जोहान्सबर्ग में, जेनेवा में, शंघाई में, न्यूयॉर्क में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जोहान्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, TLM टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को सुदृढ़ करती है। बोले गए शब्दों का पूरक बनाकर, गृह कार्य आसान बनाकर, शिक्षक की गतिविधि को कम करके या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो TLM या शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को सुदृढ़ करती हैं। तो कैसे सुदृढ़ करती हैं, बोले गए शब्दों के पूरक बनाकर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या पोटेशियम। तो ओजोन के विघटन में क्लोरीन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग करना, खोज करना, जांच करना और प्रश्न पूछना EVS के सक्रिय शिक्षण के आवश्यक तत्व हैं। एक शिक्षक हमें क्या खाना चाहिए की अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां आयोजित करता है। ऐसे सभी खाद्य पदार्थों के चित्र ब्लैक बोर्ड पर बनाएं, विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण दें तथा प्रत्येक खाद्य पदार्थ के आवश्यक घटकों का उल्लेख करें। विद्यार्थियों से सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करने को कहें। इस विषय पर वीडियो दिखाएं। तो इसमें एक शिक्षक को हमें क्या खाना चाहिए की अवधारणा पर हमें क्या है, जानकारी को एकत्रित करना चाहिए। तो जानकारी किसमें एकत्रित हो रही है, विद्यार्थियों को सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे तेज़ी से घटने वाला प्राकृतिक संसाधन है। पानी, वन,
हवा या सूरज की रोशनी। तो सबसे तेज़ी से घटने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है? ऑप्शन बी 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1988 में हॉटस्पॉट की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। हॉटस्पॉट्स की अवधारणा में यह है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जीव जंतुओं की अधिकतम संख्या को ही हम उस क्षेत्र का हॉटस्पॉट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध रिपोर्ट विकास की सीमाएं जिनमें अनियंत्रित विकास के कारण विनाश की घोषणा की गई है के द्वारा लिखी गई? तो लिमिट्स ऑफ ग्रोथ किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मीडोस और उसके सहयोगी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया? मध्य प्रदेश ने, कर्नाटक ने, हिमाचल प्रदेश ने, उड़ीसा ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा। उड़ीसा ने पहला वन प्रबंधन के लिए संयुक्त प्रस्ताव पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? डेल्टाई वन, कांटेदार वन, सदाबहार वन या पर्णपाती वन? तो चंदन वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? पर्णपाती वन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेल रिसाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तेल रिसाव से जैविक ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। तेल रिसाव से समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। तो तेल रिसाव से क्या होता है? जैविक ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है एक, दूसरा समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक पारिस्थितिक आंदोलन का सही कालानुक्रम है? आर्य आंदोलन, मुंबई चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन। तो हमको पता है चिपको आंदोलन 1973 में चमोली में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में मध्य प्रदेश में हुआ था। और जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में झारखंड में हुआ था। तो हम इन तीनों के बेसिस पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 और 4 एक साथ किस किस में है वो देख सकते हैं। 2 और 4 एक साथ बी वाले ऑप्शन में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन 1973 में है, जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में है, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 एमपी में है, और उसके बाद आर्य आंदोलन मुंबई में उस सबसे बाद में हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबर के अतिरिक्त वह खरपतवार जो बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त होती है, हाइड्रिला, मकोई या सोलेनम नाइग्रम, जलकुंभी या गाजर घास? तो गोबर के अतिरिक्त जो खरपतवार बायोगैस के उत्पादन में प्रयुक्त होती है वह क्या है? जलकुंभी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया गया?
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, कविताएं एवं कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन के विकास को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविता और कहानियाँ प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करती हैं, रचनात्मक और सौंदर्य बोध को पोषित करती हैं, बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, विभिन्न अवधारणाओं को समझा सकती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो कहानियाँ और कविताएं हैं वो क्या कर सकती हैं? प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान कर सकती हैं, रचनात्मक और सौंदर्य बोध को पोषित कर सकती हैं, बच्चे के परिवेश को समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, विभिन्न अवधारणाओं को समझा सकती हैं। गलत। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई प्रणाली में उर्वरकों, मृदा सुधारकों और अन्य जल में घुलनशील उत्पादों को डालने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। उर्वरक, फर्टिगेशन, ड्रिप सिंचाई, पर्णी पोषण, पत्तियों पर खाद डालना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्टिगेशन। तो सिंचाई प्रणाली में अगर हम उर्वरक, मृदा सुधारकों और जल की अन्य घुलनशील उत्पादकों को डालने के लिए एक शब्द है फर्टिगेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव और निर्जीव घटक के बीच परस्पर क्रिया का उदाहरण है? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, शिकार करना, जल चक्र। तो सजीव और निर्जीव घटक के बीच परस्पर क्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? जल चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काई की अत्यधिक वृद्धि व पोषक तत्वों से समृद्ध झील को कहते हैं। तो जो काई की अत्यधिक वृद्धि और पोषक तत्वों से समृद्ध झील को क्या कहते हैं हम? ऑप्शन ए, यूट्रोफिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया? तो भारत सरकार ने जल निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया है? ऑप्शन बी, 1974 या 1974 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुदाय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? समुदाय स्थिर और कठोर होता है, समुदाय बड़े या छोटे हो सकते हैं, अधिकांश मामलों में समुदाय का नाम प्रमुख पौधे की प्रजातियों के नाम पर रखा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? समुदाय स्थिर या कठोर होते हैं। गलत। समुदाय बड़े और छोटे हो सकते हैं। सही। अधिकांश मामलों में समुदाय का नाम प्रमुख पौधे प्रजाति के नाम पर रखा जाता है। सही। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के किस अनुच्छेद के तहत राज्य बोर्ड किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनुच्छेद 19 के तहत जो राज्य बोर्ड है वो किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है, सेक्शन 19 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करें तो पाएंगे कि अधिकांश पक्षियां अक्सर अपनी
गर्दन हिलाते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश पक्षियों की आँखें स्थिर होती हैं और हिल नहीं सकती। उनके कान ढके होते हैं और वो उड़ नहीं सकते। पक्षियों की 2 आँखें होती हैं। उनकी आँखें एक समय में 2 अलग-अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि पक्षियाँ गर्दन हिलाते रहते हैं। अधिकांश पक्षियों की आँखें स्थिर होती हैं और वह हिल नहीं सकती हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसलिए वह अपनी गर्दन को अक्सर हिलाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, साफ व स्वच्छ तकनीकी, सौर ऊर्जा। तो तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है जल संरक्षण के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी की ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से किसको उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है? विषय में रुचि विकसित करना, दिनचर्या और नीरस विषय वस्तु में बदलाव लाना, शिक्षार्थियों को मनोरंजन और आनंद प्रदान करना, शिक्षार्थियों में कल्पनाशील सृजनात्मक क्षमता को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक है उसमें किसको प्राथमिकता दी गई है? दिनचर्या और नीरस विषय वस्तु में बदलाव लाने को। अगला क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ईवीएस का विषय है? भोजन, मौसम, ऊर्जा या सौर परिवार। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार ईवीएस का पार्ट कौन सा है? ऑप्शन ए भोजन या फूड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A या आर्टिकल 52। तो पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य कौन कहता है? अनुच्छेद 51A। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।